जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हमारे अलंकार की क्लास चली थी, तो आज जो हमारा नया टॉपिक आता है वो बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो आज हमारा जो नया टॉपिक आता है वो होता है विराम चिन्ह का। तो देखते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है और विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आज देखते हैं। पूरा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो टॉपिक हमारा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, तो विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। क्या था? ठहराव या फिर रुकना। बोले तो विश्राम भी हो सकता है। तो अगर दो तो विराम का अर्थ है ठहराव या फिर रुकना, विश्राम, और भी कई शब्द होते हैं। अब बात करें चिन्ह की, तो चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो चिन्ह का अर्थ होता है संकेत, संकेत या फिर निशान, प्रतीक। इसके भी कई अर्थ होते हैं। तो चिन्ह का अर्थ क्या? संकेत, निशान या प्रतीक बोले तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होगा? विराम का अर्थ ठहराव या फिर रुकना, चिन्ह का अर्थ होता है संकेत और निशान। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो परिभाषा इसकी क्या होती है? वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो बोलते और पढ़ते समय जो बोलते और पढ़ते समय वे शब्द जो बोलते और पढ़ते समय रुकने का संकेत दें, रुकने का संकेत दें, विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो विराम का अर्थ ठहराव या फिर रुकना, चित्त का संकेत देने, निशान। तो जो वे शब्द जो बोलते और पढ़ते समय रुकने या ठहरने का संकेत देते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब बात करते हैं विराम चिन्ह के प्रकार की। तो अगला आता है हमारा विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार। तो विराम चिन्हों के प्रकार, इसमें कितने? आप 18 प्रकार पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के कितने प्रकार? तो 18 प्रकार। किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो पहला आता है वो आता है पूर्ण विराम। देखते हैं कितने। तो पहला आता है हमारा क्या? पूर्ण विराम। इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फुल स्टॉप। तो इसका चिन्ह क्या होता है हमारा? पूर्ण विराम। दूसरा हमारा क्या आता है? हमारा आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का चिन्ह। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? पहला पूर्ण विराम, अर्ध विराम। तीसरा हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह, जिसे क्या बोलते हैं? कॉमा। कॉमा। जो चौथा आता है वो आता है हमारा प्रश्नवाचक। आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल। पांचवा जो आता है वो होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो क्या? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसका क्या होता है हमारा? तो पहला क्या था? पूर्ण विराम, फिर अर्ध विराम, अल्प विराम जिसको कॉमा बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आता है विस्मयादिबोधक। अब बात करते हैं जो अगला आता है वो होता है योजक चिन्ह। क्या था हमारा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। सातवां आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, योजक योजक चिन्ह दोनों में अंतर है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है।
ना कि छोटा होता है। तो योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो पहला क्या था, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अगला जो हमारा आता है वो आता है उद्धरण या अवतरण। उद्धरण या अवतरण, उद्धरण को बोलते हैं एकहरा और अवतरण को बोलते हैं दुकहरा चिन्ह। तो अगला जो आता है वो क्या कहता है हमारा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, इसका सिंबल क्या होता है हमारा, तो ये हो गया अवतरण का। तो उद्धरण या अवतरण। अगला बात करते हैं, जो अगला आता है हमारा क्या, कोष्टक, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। कोष्टक का सिंबल क्या होता है, तो कोष्टक के तीन सिंबल होंगे, जिसे बोलते हैं छोटा, बड़ा, या फिर बीच का। तो एक तो कोष्टक का सिंबल ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। तो कोष्टक। अगला जो चिन्ह प्रकार आता है वो क्या आता है हमारा, हंस पद। हंस पद जिसे बोलते हैं त्रुटि बोधक। क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह, इसका सिंबल क्या होता है, जब कोई वाक्य में लिखते समय गलती कर देते हैं तो ये चिन्ह लगा के वाक्य को ऊपर लिख दिया जाता है। अगला जो आता है हमारा वो आता है हमारा लोभ सूचक चिन्ह। क्या आता है, लोभ सूचक चिन्ह। लोभ सूचक चिन्ह, लोभ सूचक चिन्ह क्या होता है, किसी भी बात को संक्षेप में लिखना। कौन सा होता है चिन्ह, तो लोभ सूचक चिन्ह होता है। अगला जो आता है हमारा वो आता है लाघव या फिर संक्षेप। लाघव या फिर संक्षेप, जो लाघव या फिर संक्षेप, जैसे किसी भी डिग्री के आगे ये लिख जाता है, किसी भी दो डिग्रियों के मध्य में भी ये चिन्ह लगाया जाता है। अगली बात करते हैं, तो अगला आता है अपूर्ण विराम का। क्या था, अपूर्ण विराम, या बोले तो उपविराम का चिन्ह, उपविराम। तो पहला कौन सा है हमारा, पूर्ण विराम। फिर बात करते हैं अर्धविराम की, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। उद्धरण या अवतरण, इसे एकहरा या दुकहरा चिन्ह में बोला जाता है। फिर आता है कोष्टक, हंसपद या फिर त्रुटि बोधक, लोभ सूचक चिन्ह, लाघव या फिर संक्षेप, अपूर्ण विराम या उपविराम। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर पांच और जो बचे हैं उनको भी बता दें। तो अगला चिन्ह कौन सा आता है, अपूर्ण या उपविराम तक हो गया। बात करते हैं अब अगला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा विवरण चिन्ह। कौन सा आता है, तो विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। फिर अगला जो आता है वो हमारा आता है, क्या आता है, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह। अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोलते हैं क्या आएगा,
इक्वल जो लगता है हमारा बराबर का चिन्ह, तो किसको क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह, या फिर बोले तो बराबर का चिन्ह। अगला जो आता है वो है तारक चिन्ह, तारक चिन्ह, या फिर नोट फुट चिन्ह, फुट नोट, फुट नोट। इसके सिंबल क्या होते हैं, इसका पहला सिंबल तो प्लस का जो लगता है, फिर आता है इंटू का, फिर बनता है हमारा जो स्टार, अगला जो आता है वो हमारा तो ये होता है हमारा तारक चिन्ह, ये फुट नोट, जो चारों चिन्ह होते हैं वो तारक चिन्ह, इसको बोलते हैं फुट नोट। अगला जो अगले बात करते हैं तो अगले आते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का सिंबल क्या होता है, अगला आता है लास्ट आता है रेखांकन या फिर अधोरेखन चिन्ह। 18वां चिन्ह क्या आता है, रेखांकन, रेखांकन या फिर अधोरेखन चिन्ह, अधोरेखन चिन्ह। लास्ट में क्या आता है, रेखांकन या फिर अधोरेखन चिन्ह, जिसे क्या बोलते हैं, अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। तो हो गया ना कि कितने विराम चिन्ह के, कितने 18 प्रकार हो गए। 14 कौन सा आता है, विवरण चिन्ह, फिर आता है तुल्यता सूचक चिन्ह जिसे इक्वल बोले जाते हैं, कारक चिन्ह या फुट नोट, फिर आता है पुनरुक्ति सूचक, फिर आता है रेखांकन या फिर अधोरेखन चिन्ह जिसे बोलते हैं अंडरलाइन। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। जो पहला चिन्ह था वो क्या था, पूर्ण विराम का चिन्ह। तो देखते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला था पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम का सिंबल, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है, तो देख लेते हैं पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। क्या होता है, पूरी तरह रुकना। तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या हुआ, पूरी तरह रुकना। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में कथन की समाप्ति पर, वाक्य के अंत में कथन की समाप्ति पर, कथन की समाप्ति पर भाव की, कथन की समाप्ति पर भाव को पूर्णता और छंद में, और छंद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग
किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ क्या आता है? तो वाक्य के अंत में कथन की समाप्ति पर भावों को पूर्णता और छंद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखे तो उदाहरण क्या आएगा हमारा पहला कि श्याम गया, क्या यह श्याम गया, वाक्य पूरा हुआ ना, अंत में क्या आएगा चिन्ह है पूर्ण विराम का। अगला आता है हमारा स्नेहा ने मुझे खाना दिया, स्नेहा ने मुझे खाना दिया, तो उसने खाना दे दिया ना, वाक्य पूरा हो गया। तो वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह रुकना। डिफरेंशियल बोले तो वाक्य के अंत में या फिर कथन की समाप्ति पर भाव को पूर्णता और छंद में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो छंद में किसका प्रयोग होता है? तो छंद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तो अगला आता है वो आता है अर्ध विराम। दूसरा क्या आता है हमारा? अर्ध विराम। अगला क्या आएगा? अर्ध विराम। तो अर्ध विराम इसकी पहली कंडीशन क्या होगी कि कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसकी पहली कंडीशन ये आती है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में अनेक उपवाक्य, यदि किसी वाक्य में अनेक उपवाक्य, अनेक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर, उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हो तो, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हो तो, हुए हो तो यदि किसी वाक्य में अनेक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हो तो प्रत्येक उपवाक्य, प्रत्येक प्रत्येक उपवाक्य के बाद, प्रत्येक उपवाक्य के बाद अर्ध विराम का चिन्ह, अर्ध विराम का चिन्ह या फिर अर्ध विराम चिन्ह लगता है या फिर होता है। तो यदि किसी वाक्य में अनेक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हों तो प्रत्येक उपवाक्य के बाद अर्ध विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है, फिर लगता है या फिर होता है, तीनों में से कोई एक। आप जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण मैंने कहा हुआ कि जैसे सूर्यास्त हुआ, क्या कि जैसे सूर्यास्त हुआ, जैसे सूर्यास्त हुआ, क्या ये चिन्ह लगा? अर्ध विराम। जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, आकाश लाल हुआ, वाराए पोखरों से उड़कर, क्या वाराए पोखरों से उड़कर, वाराए पोखरों से उठकर, वाराए पोखरों से उठकर घूमने लगे। तो क्या उपवाक्य तो जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वाराए पोखरों से उठकर घूमने लगे। अगला आता है मोर अपने रहने के झाड़ों पर, मोर अपने रहने के झाड़ों पर जा बैठे, झाड़ों पर जा बैठे और और जंगल में, और जंगल में धीरे धीरे, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा।
और जंगलों में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तो इसकी पहली कंडीशन क्या कहती है कि यदि किसी उपवाक्य में यदि किसी वाक्य में अनेक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो तो प्रत्येक उपवाक्य के बाद अर्धविराम चिन्ह होता है। तो किसी वाक्य में अनेक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो, तो यहाँ एक वाक्य में अनेक उपवाक्य में, जैसे सूर्यास्त हुआ, इसका अर्धविराम का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग हुआ। फिर आकाश लाल हुआ, बारह पोखरों से उड़कर घूमने लगे, मोर अपने रहने की झाड़ों पर जा बैठे और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर अर्धविराम की जो दूसरी कंडीशन है वो बताएं। तो अर्धविराम की दूसरी कंडीशन क्या पहली थी, किसी भी वाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो तो सभी उपवाक्य के मध्य अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी क्या कहती है कि दूसरी कहती है सभी उपाधियों के लेखन में सभी उपाधियों के लेखन में सभी उपाधियों के लेखन में या दो उपाधियों के मध्य या दो उपाधियों के मध्य दो उपाधियों के मध्य अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या सभी उपाधियों के लेखन में या फिर दो उपाधियों के मध्य किसका अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे जैसे हमारा वो एग्जांपल में देखें तो एमए एमए, दूसरी क्या होगी एमए पीएचडी, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ पीएचडी, एमए पीएचडी। दूसरा क्या था एमए बीएड, सॉरी ये भी देखो बीए बीएड, बीए बीएड, बीए बीएड। तो क्या हुआ भाई, तो बोला कि सभी उपाधियों के लेखन में या दो से अधिक अधिक उपाधियों के मध्य अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ हुआ बीए दो उपाधियों के मध्य लगा, या फिर बोले तो एमए पीएचडी दो उपाधियों के मध्य लगा। अब बात करते हैं जो विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार आता है वो होता है अल्प विराम। क्या था हमारा तीसरा? अल्प विराम चिन्ह, जिसे बोलते हैं क्या कॉमा, अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम का क्या अर्थ होता है? अल्प में से होता है थोड़ा, और विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। तो अल्प का अर्थ था क्या थोड़ा, और विराम का अर्थ था रुकना या फिर ठहराव।
तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि वाक्य में थोड़ी देर रुकने या ठहरने के लिए वाक्य में थोड़ी देर रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तो क्या कि वाक्य में थोड़ी देर रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण क्या कहता है हमारा कि पहला उदाहरण कहता है रोको मत जाने दो। दूसरा क्या कहता है, रोको मत जाने दो। रोको मत तो जाने दो। क्या बोला, वाक्य में थोड़ी देर रुकने ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे रोको मत जाने दो, दोनों उदाहरण में अंतर है। पहला बोला है रोको, उसके बाद क्या लगा है हमारा, कोमा का चिन्ह लगा है, मत जाने दो। पहला बोला रोको, फिर बोला मत जाने दो, दोनों का रोको मत जाने दो। दूसरा था रोको मत जाने दो, रोको नहीं जाने दो, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो किसका प्रयोग हुआ, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का अगला प्रकार क्या आता है हमारा, अगला आता है हमारा क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल बोले तो उल्टा चमचा। क्या बोलते हैं, उल्टा चमचा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग या फिर इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ, इस चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में या व्यंग करने की स्थिति में, भी होता है, स्थिति में भी होता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में या फिर व्यंग करने की स्थिति में भी होता है।
तो जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण क्या कहता है हमारा, उदाहरण पहला कहता है आप संभवतः प्रयागराज से आ रहे हैं। आप संभवतः प्रयागराज से आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या है कि आप संभवतः प्रयागराज से आ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है हमारा कि हमारे नेता कितने ईमानदार हैं। हमारे नेता कितने ईमानदार हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि इस चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में या व्यंग करने की स्थिति में भी होता है। पहला एग्जांपल क्या आता है, आप संभवतः प्रयागराज से आ रहे हैं, संभवतः आ रहे हैं। दूसरा हमारे नेता कितने ईमानदार हैं। ये तो खुद ही जानते हैं कि हमारे नेता कितने ईमानदार होने चाहिए, रियल मिले चाहे। तो हमारे नेता कितने ईमानदार हैं। अगला की बात करते हैं, अगला था विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या था हमारा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके डिफिनेशन इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, शोक और तीव्र मनोभाव, और तीव्र मनोभाव। तो इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, शोक और तीव्र मनोभाव प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो उदाहरण हमारा आता है कि वाह वाह, वाह वाह कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा गाते हो। अगला था हमारा कि वाह, दूसरा क्या था, वाह तुम तो, वाह तुम तो बहुत अच्छी खबर लाए हो, तुम तो बहुत अच्छी खबर लाए हो। वाह तुम तो बहुत अच्छी खबर लाई हो। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद बात करते हैं योजक चिन्ह की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अगली बात करते हैं योजक चिन्ह की। अगला जो होता है वो होता है योजक चिन्ह। क्या था योजक चिन्ह? तो योजक चिन्ह इन्हें क्या, इन्हें समासिक चिन्ह भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि इन्हें समासिक चिन्ह भी कहते हैं। इन्हें समासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग अगर क्या है, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया जाता है। तो पहला क्या था योजक चिन्ह का, इन्हें समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। फिर इनका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो पहला क्या था, जैसे देखते हैं किसमें होता है। तो पहले देखते हैं समासिक पद। समासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ गया हमारा माता पिता, माता पिता हो गया। चरण कमल हो गया, चरण कमल। और तीसरा बोले तो धन दौलत। क्या, धन दौलत। तो समासिक पदों में किसका, माता पिता, चरण कमल, धन दौलत। अगली बात करते, अगला जो आता है वो आता है विपरीतार्थक चिन्ह, यानी कि विलोम शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया था। जैसे कि हमारा आता है हानि लाभ, हानि लाभ। दूसरा बोले तो पाप पुण्य। अगला आता है आदि अंत। ऐसे बहुत से होते हैं, जैसे होता है दिन रात, ऊपर नीचे। फिर तीसरे नंबर पे बात करते, तीसरा आता है हमारा पुनरुक्ति में। पुनरुक्ति में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे ये था बार बार, बार बार, जहां जहां, या फिर जब जब, जब जब। तो कहा कि योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समासिक पदों में होता है, विलोम शब्दों में होता है, या फिर पुनरुक्ति शब्दों में भी किया जाता है। अब बात करते हैं योजक चिन्ह से जो पड़ा होता है वो होता है निर्देशक चिन्ह। क्या था हमारा निर्देशक चिन्ह? तो निर्देशक चिन्ह, इसका सिंबल। तो इसका पहला पॉइंट यही आता है कि ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है, कि ये योजक चिन्ह से, ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जैसे कि पहला था हमारा कि गद्य के अनेक रूप हैं। उदाहरण में देखें तो गद्य के अनेक रूप हैं। गद्य के अनेक रूप है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे कौन कौन से, तो कहानी, उपन्यास और नाटक। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। दूसरा हमारा आता है कि तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा। तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुलसीदास ने कहा, क्या कहा कि परहित सरिस धर्म, परहित सरिस धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, नहीं भाई। तो आयोग समझ में आ गया होगा कि योजक चिन्ह से निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्द, समासिक पद या पुनरुक्ति वाले शब्द में किया जाता है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जैसे गद्य, काव्य, इनमें होता है।
या फिर किसी ने कोई बात कही हो तो वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रकार है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।